नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे कार्यक्रम में एक खास मेहमान हैं श्री जयंत यशवंत सहस्त्रबुद्धे जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सहस्त्रबुद्धे जी वे अकोला में रहते हैं आप, और आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष किया, जो महान संघर्ष किया, उस पर उनकी गाथाएं आपने लिखी है, पुस्तक भी लिखी है, और एक प्रदर्शनी इंदौर में 9 तारीख से 15 तारीख तक आज रात की 9 बजे तक रहेगी गांधी हॉल में। इसमें आप जिन लोगों ने देखी होगी वे सहस्त्रबुद्धे जी के महत्व को, उनके काम को समझ सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी तो आप रात को 9 बजे तक इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। आप अवश्य देखें। सहस्त्रबुद्धे जी, क्रांतिकारियों के वंदन के लिए जीवन समर्पित करने की भावना आपको कैसे आई? मैं जब छोटा था, 11-12 साल का, उस समय मैं नागपुर में रहता था, और तरुण भारत जो एक वहाँ का एक अखबार है, वहाँ पर सावरकर जी की चित्रमाला उसमें आती थी। वो पढ़कर उसमें मुझे इंटरेस्ट आया। मैंने मेरे पिताजी से बात की कि भाई इनकी जीवनी मुझे बताओ। उन्होंने किताब दी, वो पढ़कर आंख भर आई, क्योंकि उन पर जो अत्याचार किए हुए का जो वर्णन वो पुस्तक में लिखा था, वो पढ़कर ये लगा कि हम तो आज यहाँ सुख चैन से जी रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे लिए क्या नहीं किया। दूसरे दिन मैं मेरे कक्षा में गया और मेरे दोस्तों से पूछा कि भाई इसमें से आपको ये कहानी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको मालूम है क्या? तो बोले नहीं। फिर मैंने उनको वो जो पढ़ी हुई कहानी थी वो उनको सुनाई। उन्हें इंटरेस्ट आया। ये टीचर को पता चला हमारे, उन्होंने पूरे स्कूल में मुझे वही कहानी बोलने के लिए बोल दिया। इस तरह से ये सिलसिला चालू हो गया। फिर अनेक अलग अलग ये जो सशस्त्र क्रांतिकारी थे उनकी जानकारी लेने की एक मेरे दिल में इच्छा हो गई, और उस दिन से ही ये कार्य शुरू हुआ, जो लगभग अभी 42 साल से मैं करते आ रहा हूँ। मेरे पास में तकरीबन 2200 से ज्यादा सशस्त्र क्रांतिकारियों की जानकारी है। उसमें से 700 जन के फोटो मैंने इकट्ठा किए हैं। 2200 क्रांतिकारियों की जानकारी इकट्ठा करने में आपने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे प्राप्त किया? अलग अलग प्रदेशों में उसके लिए जाना पड़ा। ज्यादातर मेरा संपर्क जो रहा वो उनको लेटर लिखते हुए कि भाई ऐसा ऐसा है, ये जानकारी मुझे आपके पास में है, ऐसी मालूम हो गई है, तो आप इसके लिए मुझे ये करे, संपर्क करे, या आपके पास जो भी जानकारी है वो मुझे देने का कष्ट करे, मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ। इस तरह से ये शुरुआत हो गई। आजादी के बारे में बहुत सी जानकारी है जो आप लोगों को पहली बार बताते हैं। आपने ही बताया लोगों को कि जलियांवाला बाग कांड हमारे इतिहास की लड़ाई का, आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा कांड नहीं था, उससे बड़े बड़े कांड भी हो चुके हैं। कुछ बताएंगे? जलियांवाला बाग ये हत्याकांड अंग्रेजों ने जो ये किया था, वो 13 अप्रैल 1919 को रॉबर्ट एक्ट के विरोध में वहां कांग्रेस, ये प्लेटफॉर्म था, वो उस टाइम पक्ष नहीं था, वो प्लेटफॉर्म था। जिस किसी भारतीय को अंग्रेजों का विरोध करना है वो ये कांग्रेस, ये संस्था में सहभागी होकर अंग्रेजों का विरोध वहां करता था। ये कांग्रेस ने रॉबर्ट एक्ट के विरोध में वहां आंदोलन शुरू किया था। उसको तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहां पर लगभग 837 से ज्यादा जाने वहां उस दिन गई है। बहुत दुख की बात है ये। लेकिन आगे उससे कुछ साल बाद एक हत्याकांड और हुआ था, वो भी अंग्रेजों ने ही उनके मदद से हुआ था। वो था तेजावत भिल्ल का। 1200 से ज्यादा भिल्लों को एकत्रित करके अंग्रेजों ने मारा था। वो दिन था 17 मई 1925। लेकिन इससे पहले, यानी ये दोनों हत्याकांड जो हुए, हद से हुए हैं, उससे पहले ही तारीख है 7 दिसंबर 1908। इस दिन मानगढ़ पहाड़ी एरिया, राजस्थान गुजरात की बॉर्डर, वहां पर 2500 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा हुआ, मारा हुआ है अंग्रेजों ने। अभी सबसे बड़ा हत्याकांड कौन सा है पूछेगा तो उसमें संख्यात्मक दृष्टि से 837 ये संख्या सबसे कम है।
और 2,500 ये सबसे ज्यादा है। इतना बड़ा भीषण हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड, उससे भी विभत्स हत्याकांड, उससे भी 3 गुने बड़े हत्याकांड हो चुके थे अंग्रेजों पर। ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी सशस्त्र क्रांति की भूमिका निभाई और कई महिला क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। आमतौर पर लोगों को नाम पता नहीं, मुझे भी बहुत कम जानकारी इस बारे में, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरे पास में जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसमें अभी तक 22 महिला क्रांतिकारी है जिन्हें अंग्रेजों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी दी है निर्दयता से। नॉर्मल फांसी जो होती है वो पटरी पर खड़े होते हुए पटरी नीचे निकाल लिया कि आदमी नीचे झटके से खड्डे में गिरता है और एक पल में उसकी जान जाती है। लेकिन इस तरह से अंग्रेजों ने सरलता से नहीं मारा है। पेड़ पर रस्सी निकालकर गले में फंदा डालकर दूसरे तरफ से आदमी ने खींचा है। खींचने से वो 2-3 उंगल ऊपर उठती थी बॉडी और वहां तड़प चालू हो जाती थी। वो तड़पते तड़पते देखने, उनकी तड़पन देखते हुए ये सभी अंग्रेज वहां तालियां बजाते थे, खुशियां मनाते थे। इतनी निर्दयता से मारा हुआ है। 22 महिला क्रांतिकारी है कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। कौन कौन मुख्य है वे क्रांतिकारी? आशा देवी ये मुख्य थी, जिन्हीं के नेतृत्व में बाकी महिलाओं ने। कहाँ की घटना है ये हमारे? ये है आप हरियाणा, मतलब अभी एग्जैक्टली बोले तो दिहा करके जो गांव है जी, वहां का है, जौनपुर के पास का। अच्छा, आजादी की लड़ाई में कहते हैं पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे थे, उनके पहले भी क्रांतिकारी हुए? हाँ जरूर। हालांकि किसी को यह पूछा गया कि भाई आजादी की लड़ाई या सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हुई कब से, तो लोग बोलते हैं 1857। हालांकि 1857 से पूर्व 1763 से लेकर 1857 तक लगभग 250 जगह उठा हुए हैं, विद्रोह हुए हैं। ये विद्रोह को ईयर वाइज अरेंज करके देखा जाए तो पूरे देश भर में वो विद्रोह हुए हैं ऐसा मालूम हो जाता है। सबसे बड़ा विद्रोह ये 1857 में हुआ है, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो 1763 से हुई है। कहां से शुरुआत हुई थी आजादी की लड़ाई? ये शुरुआत जो हो गई ये हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीरों ने चालू किया था जी। बंगाल और ये एरिया से जो शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ है वो। आजादी की लड़ाई में लोग कहते हैं कि क्रांतिकारियों का योगदान से ज्यादा अहिंसक आंदोलन का योगदान रहा है, आप क्या कहेंगे? ज्यादा नहीं। आजादी की लड़ाई की शुरुआत जो हुई है वो सशस्त्र क्रांति से ही हुई है और उसका समापन भी जो हुआ है, आजादी मिलने की जो बात आती है वो भी सशस्त्र क्रांति के वजह से ही मिली हुई है। क्योंकि अहिंसा से कोई भी बात हासिल होना ये स्वकीय सरकार है तो बड़े मुश्किल से होता है, पर कि अगर विदेशी सरकारें हैं वहां पर तो ये असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता। और ये जो कहा जाता है कि अहिंसा से आजादी मिली, बिना खड्ग बिना ढाल, अगर बिना खड्ग बिना ढाल है तो ये जो लोगों ने, हजारों लोगों ने जो अपना बलिदान दिया हुआ है, ये इसे हम क्या कहेंगे? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि जो बोलता है कि भाई अहिंसा से आजादी मिली है। वो कौन सी चीज थी जिसे क्रांतिकारियों ने बहुत ज्यादा उद्वेलित किया? क्रांतिकारी मरने मारने पर जीवन मरण का सवाल, कौन सी चीजें थी? देश के लिए उनकी जो भावना थी, जो जुनून था उनके दिल में वो जी, उसके अलावा कुछ नहीं कि हम तो आज जी लेंगे, वो जीने का मकसद कोई नहीं है। अगर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी सुख शांति से रहे तो अत्याचारी जो आज अपने देश में घुसे हैं उन्हें पहले बाहर निकालो, उसके लिए इन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी दी है। क्रांतिकारी आंदोलन में हमेशा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम पहले आते हैं, खुदीराम बोस वगैरह के। कई ऐसे हैं, ऐसे क्रांतिकारी जो अज्ञात हैं, अल्प ज्ञात हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। से बहुत है, अभी आप ही बताइए मुझे कि भाई आपको या किसी को भी अगर नाम पूछे कि नाम बताते जाओ तो मेरे हिसाब से 15 से 20 नाम वो बोल सकेंगे। उसके बाद में उसको याद करते 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 घंटे 2 घंटे लगेंगे तो भी वो और भी 20 नाम नहीं बोल सकता। वजह यह है कि पाठ्य पुस्तकों में ये बातें लिखी ही नहीं है। लिखी इसलिए नहीं है कि सरकार ये चाहती है कि हमें आजादी अहिंसा से मिली है। ये मेरा यानी वैयक्तिक मत है, पर्सनल मत है। क्या हमारे घर में कोई घुसता है
तो हम शांति से उसे निकाल सकते हैं? मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि एक सिंपल सा एक उदाहरण आपको पूछता हूं अभी, जैसा कि मैं अगर आपके घर में कुत्ता छोड़ देता हूं और वो कुत्ते को आपको बाहर निकालना है, और अभी तक जो बोलते हैं कि हमें आजादी मिली अहिंसा से, तो अहिंसा से उसको बाहर निकालना है। अहिंसावादियों का क्या है कि भाई उन्होंने अनशन करना और सरकार को पीड़ा देना, उनको असहयोग देना। हम भूखे रहेंगे और सरकार तो रोज खाती रहेंगी, उससे उनका कोई होने वाला नहीं है, बिगड़ना हमारा है। वो कुत्ता भी है अंदर घुसा हुआ, उसके सामने हम भूखे रहेंगे तो भी वो बाहर जाने वाला नहीं है। उसे जब तक आप डंडा नहीं लगाएंगे तब तक वो बाहर नहीं जाना है। जब एक कुत्ते को बाहर निकालने को, घर के बाहर निकालने के लिए आपको डंडा लेना पड़ता है, तो अंग्रेज तो यहां पर राज करने आए थे और राज स्थापित था उनका, तो अहिंसा से कहां से निकलेंगे बाहर? उसके लिए तो आपकी सशस्त्र क्रांति ही काम में आई थी। आप 1944 की लगभग की ब्रिटिश पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट्स निकालो, वहां पर आपको ये मिलेगा कि एटली उनके जो पंतप्रधान थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम आज अभी भारत नहीं छोड़ेंगे तो हमारा एक भी अंग्रेज जीवित वापस आ नहीं सकेगा। बेहतर हो कि जल्द से जल्द हम यहां से अभी बाहर निकले, क्योंकि भारतवासी अभी जागरूक हो गए हैं, उन्हें आजादी होना है। वो अगर नहीं देंगे तो हमें वो मार के ले लेंगे। और ये बात है, ये क्यों हुआ कि भाई ये सशस्त्र क्रांतिकारियों का जो आज उनके ऊपर में यानी डर पैदा हो गया था। आजाद हिंद फौज भारत में अंदर घुस गई थी सुभाष जी के नेतृत्व में। वहां पर अगर उनके साथ में ये जंग होता था तो उनके पास में था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहले ही हालत इनकी खस्ता हो गई थी अंग्रेजों की। उस कंडीशन में इनके पास में कुछ भी ताकत नहीं रही थी। और उस समय में अगर आप उनका यानी अंग्रेजों पर हमारा हमला होता था तो वो तो जैसा उन्होंने कहा कि एक भी जीवित नहीं जाता था, ये बात हकीकत में आती थी। यानी आजादी की लड़ाई में हम अंग्रेजों का साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हम नहीं देते तो हम अंग्रेजों को पहले भगा सकते थे। हो सकता है, हो सकता है। हाँ। ऐसा मैं यानी गारंटी के साथ तो बोल नहीं सकूंगा, लेकिन संभावना थी। इसीलिए तो रासबिहारी बोस और ये लोगों ने ये प्रयत्न मुद्दाम से किए थे। परदेश में जाके रहने वाले जो भी क्रांतिकारी थे, उनका वही प्रयत्न चल रहा था कि अंग्रेज फौज में जो भारतीय है उन्हें एकत्रित करे और अंग्रेजों के विरोध में उन्हें खड़े करे। बंदूक तो उन्होंने दी थी, लेकिन बंदूक का मुंह जो है यानी उसकी गन का जो मुंह है वो किसके तरफ करना, वो अकल तो भारतीयों में थी। वही उनको जागरूकता लाना था, वही काम ये क्रांतिकारी करते थे। सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से हाथ मिला लिया था, क्या इसे आप नैतिक कहेंगे? अनैतिक और नैतिक की क्या बात? अभी यहाँ कहाँ कौन सी बात है अनैतिक और नैतिक की? हिटलर जैसे तानाशाह जिसने लाखों लोगों को बेगुनाह लोगों को मरवाया, क्या ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाना उचित होता? बात ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होती है, वो क्षण गलत होता है। अभी उस क्षण में उन्होंने कुछ भी किया हो, बस वो उनके जीवन में उन्होंने सभी काम बुरे ही किए, गलत किए, ऐसा ही है क्या? नहीं। और दूसरी बात, सुभाष जी ने ये बोला था कि आजादी ये मेरा मकसद है, मुझे मेरा ध्येय वही है, उसके लिए चाहे मुझे किसी से भी हाथ मिलाना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। वो कौन से मार्ग से मिलती है आजादी, उससे कोई नहीं। गलत मार्ग मतलब क्या है? ताकत बढ़ाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उनमें अपना विश्वास था कि उनके साथ में काम करने के बाद में भी उनके जो गलत जो भी अंश होंगे वो मेरे इसमें मैं आने नहीं दूंगा। अभी जैसा लोग ये कहते हैं कि सुभाष जी उन्होंने जापानियों के साथ में हाथ मिला लिया था तो बोले अंग्रेज जाएंगे जापानीज आएंगे। ऐसा नहीं था। सुभाष बाबू इतने कमजोर नहीं थे कि उन्होंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था इनके साथ में कहां तक संबंध बनाए रखना है, कहां पे उनको रोकना है। वैसी ही वो बात हिटलर के लिए भी थी। आज के दौर में जब हमारी युवा पीढ़ी के सारे लोग तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों में है, नौकरियों में है, विदेश जाने के चक्कर में, ऐसी पूरी स्थिति अगर उस दौर में होती तो क्या हम आजाद हो सकते थे?
पूरा युवा वर्ग अपने कैरियरिस्ट हो गया है, कैरियर बनाने में लगा हुआ है। देखो, समय समय की बात है, हर समय पर अलग अलग वहां पर मतलब प्राथमिकता होती है। उस समय आजादी ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके अंग्रेजों के अत्याचारों से हमारा विकास बोलो, हमारा जीवन बोले, पूरा पूरा उन्होंने खराब कर दिया था। इसलिए वहां पर उस समय प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी उन लोगों को निकालने की। अभी आप ही मुझे बताइए कि इस प्रकार से भारत की उस समय लोक संख्या कितनी थी? 30 करोड़ से भी 30-40 के बीच में थी। उसमें से 30-40 करोड़ में से कितने लोग सशस्त्र क्रांति में थे या कितने लोग अहिंसक आंदोलन में थे? परसेंटेज निकालेंगे तो नहीं के बराबर निकलता है। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी समाज जो है सोया पड़ा हुआ है? नहीं, वो मॉरली सपोर्ट करता था, लेकिन ऐसा है कि किसी में हिम्मत नहीं होती कि सामने आए। अहिंसक आंदोलकों में मैं उनकी यानी सराहना करता हूं उसमें, कि उसमें यह है कि उनमें जुनून था देश को आजादी दिलाने का, लेकिन उसके लिए खुद को प्रताड़ित करके हुए उन्होंने वो मार्ग स्वीकारा था। लेकिन ये काम हर एक इंसान नहीं कर सकता था। बड़े अनशन तो शहीद भगत सिंह ने किए थे। भगत सिंह ने एक बार जेल में अनशन किया था 32 दिन। आपको थोड़ा दुरुस्त करता हूं जी, उन्होंने 62 दिन किया था। 62 दिन, हाँ क्षमा करें, 62 दिन तक उन्होंने अनशन किया। इतना लंबा अनशन तो किसी ने नहीं किया है। नहीं, उनसे एक दिन और एक ज्यादा, मतलब 63 दिन का जतीन्द्र नाथ दास जी ने किया था। 13 सितंबर 1925 को उनका देहांत हुआ था, वहीं पर जेल में जी। ये अनशन के वजह से ही लगातार 63 दिन उन्होंने अनशन किया था। और भगत सिंह के अनशन को जबरदस्ती तोड़वाया गया? तोड़वा ऐसा नहीं है, जबरदस्ती उन्हें मुंह में ठूसा गया। वो पहले प्रयत्न हुए थे जी, लेकिन 62वें दिन उन्होंने मुद्दाम से एक्सेप्ट करके वो ये किया कि भाई मांगे जो थी वो मंजूर हो रही है, आप अभी छोड़ दो। और वही आग्रह इन्होंने किया था, जतीन ने बोला था। लेकिन जतीन का भी जतीन ने भगत सिंह जी का कहना माना नहीं। भगत सिंह जी ने उनकी मृत्यु न हो वो हमारे साथ रहे, इसलिए जतीन को बोला था कि मैंने अभी अनशन छोड़ दिया है, आप भी छोड़ो, मांगे अपनी हो जाएंगी। लेकिन उनका कहना था नहीं। अभी तक का जो अनुभव है वो ऐसा है कि अंग्रेज हाँ बोलते हैं और उसके बाद में पूरा काम होता नहीं है। तो इन्होंने उस टाइम में अपना बलिदान दिया। वो बलिदान देने के बाद में ही अंग्रेजों ने मांगे जो भी थी वो पूरी की। सहस्त्रबुद्धे साहब, क्या आपको लगता है कि हम अपनी आजादी की कीमत जानते हैं, हमारे देश के लोग? अभी तक बात ऐसी है कि हम आज ऑन पेपर आजाद है, स्वतंत्र है, ऐसा इनका व्यवहार होता है सभी का। ऑन पेपर मानसिक तौर पर आज भी हम गुलाम है। गोरे इंग्रज जो थे वो चले गए, काले इंग्रज बैठे हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। राज करने वाले जो होते हैं उनकी मानसिकता एक ही प्रकार की होती है। ये मानसिकता कैसे सुधर सकती है, दुरुस्त हो सकती है? अगर आप वहां पर आपके स्वभाव में बदलना है, या फिर तत्व अगर आप उसको बदलते हैं कि मैं मेरा जीवन दूसरे के लिए मैं दे रहा हूं, जो ये लोगों ने किया, वो त्याग की भावना, हमारे देश की जो परंपरा है, हमारी देश की जो संस्कृति है, वो त्याग की है, भोग की नहीं है। पाश्चिमात्य संस्कृति जो है वो भोगवादी है और हमारी जो है वो त्याग की है। वो त्याग की संस्कृति अगर अपनाया तो ये सब सरल हो जाएगा। लेकिन आज त्याग तो रहा ही नहीं है, त्याग का ही त्याग हुआ है। ये प्रदर्शनी आपने लगाई है वंदन क्रांतिकारियों को। इस प्रदर्शनी को नागपुर में मैंने सुना कि 75,000 लोग देख चुके हैं। 75,000 से ज्यादा विद्यार्थी आए थे जी। लोग और भी ज्यादा थे, मतलब संख्या उनकी 75,000 से कम थी, लेकिन विद्यार्थियों ने 75,000 से ज्यादा विद्यार्थी उसमें थे। यानी विद्यार्थियों में क्रांतिकारियों के प्रति जानने की जिज्ञासा है। बात यह है कि ये सभी कोई भी गांव में आप जाएंगे तो वहां पर मुझे तो भी अभी तो भी ये मिला है, अनुभव आया है कि हर विद्यार्थी ये जानना चाहता है, लेकिन हम उन्हें देते नहीं है। क्यों नहीं देते? कि हमारे पास में जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो किताबों में है, वो तो वहां पर स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंदौर में आपने प्रदर्शनी लगाई,
हजारों लोग उसे देखने के लिए आए। इंदौर पर ही आपका एहसान, हम समझते हैं कि हम आपके आभारी हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 15 अगस्त के दिन आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, कार्यालय जाने की, स्कूल जाने के लिए बहुत सारा काम आपको नहीं है, लेकिन आज के दिन आप गांधी हाल जाकर देख सकते हैं प्रदर्शनी वंदन क्रांतिकारियों को, और जान सकते हैं उन सैकड़ों क्रांतिकारियों के बारे में जिनके नाम भी आपने कभी सुने नहीं होंगे, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। तो आज के दिन का आप सदुपयोग करें और गांधी हाल में लगी इस अद्भुत प्रदर्शनी को जरूर देखें। आप सबके लिए दिन शुभ हो। आजादी हमारी अमर रहे।